शिवसेना ओम कश्यप। हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद वैसे तो नतीजे जम्मू कश्मीर के भी आए हैं, लेकिन वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़त, कांग्रेस के साथ गठबंधन में बनने वाली उनकी सरकार पर भी चर्चा है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में चूंकि कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ये मान के चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार हर हाल में जीत हासिल करेगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी का फिसलना एक बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, असल सवाल यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम साथी कांग्रेस पार्टी के सामने आईना लेकर खड़े हैं। वो सभी सोच रहे हैं कि इसी बहाने कांग्रेस को जरा समझा दिया जाए। कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद आपको याद होगा, कांग्रेस को लेकर तमाम पार्टियां बहुत उत्साह में थी। उसको नेतृत्व का पोजीशन भी इंडिया गठबंधन में देने को तैयार थी। लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद लगातार हर पार्टी उनके अति आत्मविश्वास पर, अहंकार पर, यहां तक सामना, जो कि शिवसेना यूबीटी गुट का एक अखबार है, उसमें यहां तक लिख दिया गया कि जीती हुई बाजी को कैसे हारना है ये कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गर्म है, तमाम मुद्दों पर है। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की सरकार भी एक के बाद एक कई फैसले ले रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में महाराष्ट्र की चुनावी तारीखों की घोषणा हो सकती है। अब उन्होंने एक फैसला लिया है कि मदरसे में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो मदरसे में पढ़ाने वाले हैं, उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी लगभग तिगुनी कर दी है। अब इसको लेकर एक विवाद छिड़ पड़ा है महाराष्ट्र में। तो वहां की सियासत कैसे गर्म है? तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनका तालियों के साथ स्वागत कीजिए। शांतनु गुप्ता जी ऑथर और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संजय गुप्ता जी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नेता है शिवसेना यूबीटी गुट के। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सरकार की तरफ से दिवाली ऑफर्स की वोटरों पर बारिश हो रही है। लेकिन जिस फैसले पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है, वो मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी में कई गुना इजाफे से जुड़ा है। गुरुवार को शिंदे कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मदरसा शिक्षकों के वेतन और मौलाना आजाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम के फंड को 700 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अभी मदरसा टीचर्स को 6000 रुपए सैलरी मिल रही है, जिसे बढ़ाकर 16000 रुपए कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव से ऐन पहले हुए इस फैसले पर सवाल तो उठना ही था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूछ रही है कि क्या ये वोट जिहाद नहीं है, तो वहीं कांग्रेस इसे कोरा चुनावी ऐलान बताती है। तो ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए क्या है ना, लाडली बहन हो। देखिए, बढ़ना चाहिए वेतन। जो पढ़ाता है, हाँ, जो स्कूल में या बच्चों को पढ़ाता है, उनको पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ठीक से मिलना चाहिए। लेकिन क्या अगर ये हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है। तो आपने क्या किया? इस महीने भर में कितने निर्णय हुए? हर कैबिनेट में 80 निर्णय, 50 निर्णय, ऐसे हर दिन निर्णय आ रहे हैं। लगभग 400-200 से ज्यादा निर्णय आए हैं। और सवाल ये है कि इतने सारे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन साथ में फाइनेंस विभाग का ये भी कहना है हर फाइल पे कि हमारे पास पैसा नहीं है, 1.5 लाख से ज्यादा हम डेफिसिट में हैं, और हर फाइल में वो लोग निगेटिव लिख रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब आर्थिक नियोजन नहीं है, अर्थ मंत्री और अर्थ जो विभाग है वो निगेटिव लिखते जा रहा है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि 1.5 लाख से हम डेफिसिट में, तो ये सब कैसे हो रहा है? इन आरोपों के जवाब में बीजेपी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का तर्क देती है। मदरसा शिक्षकों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी का कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है, और इस क्षेत्र में काम करते हुए बीजेपी शिक्षक का धर्म नहीं देखती। फॉर्मल एजुकेशन के साथ जोड़ना मदरसों को, ये देश के लिए जरूरी है। इसमें अगर फॉर्मल एजुकेशन के साथ जोड़ा जा रहा है, तो इसमें कहाँ से जो है वो समस्या किसको आ रही है? ये जो वर्तमान की महायुति सरकार है, इसको मुसलमानों को खुश भी करना है। मुसलमान इन्हें वोट नहीं करते तो उनके लिए नफरत की बातें भी करनी है। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों है? सरकार ने जो भी निर्णय लिए है, तो ये निर्णय मतलब सभी लोगों के लिए। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने निर्णय बहुत सारे लिए, 10% आरक्षण दिया, वो सभी हिंदुओं को, मुसलमान को है, सबको है। उसी तरह जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो मदरसाओं के टीचरों का जो मंदिर बढ़ाया है, तो एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये इससे सिद्ध होता है।
चुनाव से पहले शिंदे सरकार मतदाताओं को लुभाने में जुट गई है। वो इस तरह की योजनाएं बना रही है और फैसले ले रही है जो आम लोगों को खूब पसंद आए और उनको एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिल सके। इसी के तहत उसकी तरफ से 7 जातियों उपजातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र की जिन जातियों और उपजातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई है उनमें लोधी, लोढ़ा, लोध, सूर्यवंशी, गुर्जर, रेवे गुजर, लेवे गुजर, इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर कैप 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर शिंदे सरकार चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल चुकी है। जिस तरह से हरियाणा चुनाव में ओबीसी वोटों को अपने पाले में करने में बीजेपी सफल रही है, उसी तरह का दांव अब महाराष्ट्र में खेलने की तैयारी की जा रही है। शिंदे सरकार ने रिटायर्ड और सेवाएं दे रहे राज्य कर्मचारियों को भी खुश करने के लिए तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेजुटी 14 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। इस तरह महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जमकर खेला हो रहा है। राजनीतिक हलचल भी खूब हो रही है। गुरुवार को मुंबई में हुई आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ड्रामा देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वहां रुके और रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए चले गए। पवार के जाने के बाद भी मीटिंग 2.5 घंटे तक चली। इसमें 38 फैसले लिए गए। इसमें अधिकतर फैसलों का वित्तीय पहलू भी था। अब सबकी नजरें अजीत पवार की तरफ से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम त्यागी जी, पहला सवाल आप ही से है। महायुति की तरफ से ऐसा फैसला, अभी तक आप लोग समझाते थे कि मदरसों को ठीक करने की जरूरत है, जैसा कि यूपी में भी बार बार योगी जी कहते रहते हैं, फिर ऐसे अचानक दिल आपका जो ये पसीजा है 3 गुना उनकी सैलरी करने का, इसकी वजह क्या है? वोट चाहिए। अब पूछ रहे हैं विपक्ष वाले कि ये आपका वोट जिहाद तो नहीं? मॉडर्न एजुकेशन। मुझे लगता है कि इस देश में सबको मॉडर्न एजुकेशन की आवश्यकता है और इस देश के प्रधानमंत्री ने लगातार कहा है कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान हो तो बेहतर रहेगा। जिस तरीके से मदरसों में एक रिलीजियस जो पढ़ाई के लिए सारी चीजें की जाती हैं, सिर्फ रिलीजियस पढ़ाई कराई जाती है, वहां पर सिर्फ दीन की तालीम दी जाती है और इसी तरह की चीजें होती हैं। हम चाहते हैं कि उसके साथ बच्चे मैथ भी पढ़े, उसके साथ साइंस भी पढ़े, उसके साथ इंग्लिश भी पढ़े, उसके साथ सोशियोलॉजी भी पढ़े। और उसके लिए जो बजट दिया गया, सिर्फ उसका एजेंडा इतना सा है कि वहां पर फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। और इसी एजेंडा के तहत हमने जो है बजट एलोकेट किया है। जब इस बारे में पूछा गया तो यही कहा गया कि यहां पर हमारा एजेंडा यही है। जैसे कि अगर हम बात करें झारखंड पर में, तो वहां पर भी हमने एकलव्य स्कूल खोले। उनमें एजेंडा सिर्फ इतना है कि रिप्रेजेंटेशन वहां पर भी आदिवासियों का पढ़ाए, बच्चे बढ़े और पढ़ने के साथ साथ वहां पर जितनी भी फॉर्मल एजुकेशन से संबंधित सब्जेक्ट्स हैं उनको उसकी शिक्षा मिले। तो मुझे नहीं लगता इसमें हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि एक बच्चा जो मुस्लिम धर्म से आता है और वो दीन की पढ़ाई कर रहा है, अपने धर्म की पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ एजुकेशन और भी होनी चाहिए। इंग्लिश भी हो, मैथ भी हो, साइंस भी हो, सोशियोलॉजी भी हो। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए। होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। लेकिन इसमें आप हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं, वोट देख रहे हैं, तो वो अलग विषय। क्या देख रही है आपकी पार्टी? इसमें क्या परेशानी है? मतलब आप लोग खुल के बोल भी नहीं सकते इसके खिलाफ? उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के बोल लें, उसके बाद आप दोनों के पास आ रही हूँ। क्या दिक्कत है? इलेक्शन से ठीक पहले इन्हें मौलाना याद आ रहे हैं। वैसे तो इन्हें अजान से भी दिक्कत होती है, हैं? और इलेक्शन से ठीक पहले आज ये कह रहे हैं मौलाना नहीं, बच्चे और मौलाना, मतलब सैलरी तो आप मौलानाओं की बढ़ा रहे हैं ना। इलेक्शन से ठीक पहले आप उनकी सैलरी जो है, मौलानाओं की सैलरी आपने 3 गुना कर दी। किस लिए? इलेक्शन से पहले किस लिए बढ़ा रहे हैं आप लोग? नहीं बढ़ानी मतलब चाहिए। कहीं तो आप मदरसे बंद कराते हैं, कहीं तो कह रहे हैं मदरसे होने नहीं चाहिए, इलीगल है। आप महाराष्ट्र में चुनाव हार गए लोकसभा का, आपको ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर आपकी लोकसभा में कितनी सीटें आई, इसलिए आज आप ये हथकंडे अपना रहे हैं। मतलब जो आप चीज कर ही नहीं सकते, आज 3 महीने पहले आप कहां से इसका फंड लाएंगे और कहां से इसको लागू करेंगे आप इसको? अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इस पर वो जवाब देंगे बाद में। लेकिन आते हैं महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद आप लोग बार बार कांग्रेस पार्टी को क्यों कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास हो गया? जीती हुई बाजी कांग्रेस से सीखना चाहिए हारना। देखिए अपने साथियों मतलब की कमियों दोस्त, को, एक दिन पहले दोस्त को चोट लगी हो और अगले दिन आप पहुंच जाइए वहां पे छुरा लेके। देखिए गजब लोग हैं। कबीर जी का एक इसीलिए कहते हैं पॉलिटिक्स में कोई सगा नहीं होता। नहीं, कबीर जी का एक दुआ है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी सुहाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो अपने जो साथी होते हैं उनकी निंदा सही तरीके से करना, उनकी कमी को बताना, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर हम अपने साथी की कमी को बता रहे हैं कि आज हरियाणा में आप क्यों हार गए, नहीं रुक रही कि आज आप हरियाणा में अगर हार गए, क्यों हार गए, तो ऐसा महाराष्ट्र में ना हो।
अगर हम इस तरह की आशंका जता रहे हैं, इस तरह के बात बता रहे हैं कि जिस तरह के कुछ नहीं, आप चेंजेस, कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आप आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं, आपको सीट ज्यादा चाहिए लड़ने के लिए, उद्धव ठाकरे जी का चेहरा आप सीएम के लिए रखना चाहते हैं। बिल्कुल सीएम का चेहरा तो हमारा उद्धव जी का, हमारा बीजेपी से दिक्कत क्या थी हमको? बीजेपी से दिक्कत सिर्फ सीएम की तो थी, और क्या दिक्कत थी हमें? सीएम का चेहरा तो उद्धव जी को हम रखना ही चाहते हैं। हाँ। ये तो हमारी शुरू से बात है, क्योंकि इसीलिए बाला साहब का सिर्फ एक ही एजेंडा था कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री बीजेपी का बने और महाराष्ट्र के अंदर सीएम शिवसेना का रहे। ये बाला साहब का सपना है, और ये इसी सपने के लिए तो। अच्छा, आज राहुल गांधी अच्छे नेता हैं या नहीं है? बड़े नेता, पूरे इंडिया गठबंधन को लीड करने लायक नेता है या नहीं है? वो पहले से काफी बेहतर कर रहे हैं, बहुत कुछ उनको हमने सिखाया, बताया कि किस तरह से सावरकर के मामले में। देखिए हिंदुत्व की राजनीति में, हिंदुत्व की राजनीति में, प्रभु आपको सुन के सब एंटरटेनमेंट हो रहा है। देखिए हिंदुत्व की राजनीति में आपने सिखाया है राहुल गांधी को। देखिए हिंदुत्व की राजनीति में हम वीर सावरकर साहब को मानते हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलते थे वीर सावरकर जी के खिलाफ, हमने समझाया कि नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया। तो उसके बाद हमने बताया, संजय राउत जी ने बताया, आदित्य जी ने, किसने बात की? संजय राउत जी ने बताया कि किस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें वीर सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। हाँ। ऐसा थोड़ी है कि वीर सावरकर जी के खिलाफ आज कुछ भी। चलिए, अनिल यादव जी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को उन्होंने कुछ सिखा दिया, वो पहले से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ये वो वक्त है जब आपको तमाम आपके साथी भी आंखें तरेर रहे हैं। चलिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मैं महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अब त्योहार की बात के बाद इनकी बात पर आते हैं। हमारे सहयोगी हैं। देखिए क्या है कि आदमी जीवन पर्यंत सीखता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम कितना ही भी पढ़े लिखे व्यक्ति एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री हासिल करते हैं, और जरूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई में सीखता है, हम अपने जो सहयोगी होते हैं, अपने साथ काम करने वालों से सीखते हैं। तो अगर हमें कहीं पे शिक्षा किसी से भी मिल रही हो, चाहे वो हमसे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो एक प्रदेश में हो, 2 प्रदेश में हो, हमें सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। हर प्रदेश में तो आप किसी से सीख ही रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, मैं अखिलेश बाबू वाले कहेंगे कि हम देखिए क्या है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में यदि हमारी कोई कमी होती है तो हमारे नेता बताते हैं कि भाई ये गलत हुआ है। और जिस तरीके से कांग्रेस में लोकतंत्र है, वैसे ही इंडिया गठबंधन में भी लोकतंत्र है। अब हमारी हिटलर वाली पार्टी तो है नहीं कि बस 2 लोग रहेंगे, जो वो कहेंगे वही होगा। आपको याद होगा जब यूपी में लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो गया था, तो उनके जो सहयोगी थे उन्होंने कहा, एक ने कहा कि बुलडोजर की वजह से दिक्कत आ गई है, एक ने कहा योगी जी की छवि की वजह से दिक्कत आ गई है, एक ने कहा कि जातीय जनगणना नहीं कराई। तो उन्होंने तो कुछ गौर नहीं दिया, क्योंकि वहां पर 1 मैन शो है और 2 मैन केंद्र में आके हो जाता है। और देखिए कबीर का, क्योंकि दोहे की बात करी, एक कबीर का दोहा और है, उन्होंने कहा कि पहचान न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो जो अच्छी बात है, अगर हमारा कोई सहयोगी हमें बता रहा है जिसको हम आगे इंप्रूव कर सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है। जहां तक इन्होंने बात कही चेहरे की कि उद्धव जी चेहरे होने चाहिए, मुझे लगता है कि हर पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि उनके नेता को आगे चेहरा बनाया जाए, इसमें कौन सी आपत्ति है। लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है, अभी पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ी, लोकसभा में 14 सीटें हम जीते। तो ये तो तथ्य है, ये रहेंगे। और मैं समझता हूं ना तो उद्धव जी का चेहरा आपको स्वीकार्य होगा, नहीं होगा? देखिए चेहरा ना तो हम आपकी डिबेट में डिस्कस कर पाएंगे, ना हमारे साथी ने कहा मैं चाहता हूं, इन्होंने ये नहीं कहा कि होगा ऐसा, क्योंकि होना ना होना इनके हाथ की बात नहीं है। वो डिस्कशन हमारे शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के बात। अनुराग जी, देखिए महाराष्ट्र के इसी आने वाले सप्ताह में डेट्स अनाउंस हो जाएंगे और इसीलिए वहां सुगबुगाहट तेज हो गई है। हरियाणा के हार ने क्या महाविकास अघाड़ी में ही आपस में फ्रिक्शन कर दिया है? और बार बार कहते हैं उद्धव जी का होना चाहिए, ये कहते हैं हमारा स्ट्राइक रेट बेटर था, और वो मदरसा में सैलरी बढ़ा रहे हैं। देखिए इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अब उनको लगता है किसी तरह जीत तो गए हम, आगे हम जीत बरकरार रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो इंडिया गठबंधन की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए हरियाणा की जनता को, जिन्होंने आपको जिताया, आप उनको धन्यवाद नहीं दे रहे हो, उनके कृतज्ञ आपको होना चाहिए। आप दुनिया की बातें कर रहे हो कि देखो बीजेपी कांग्रेस क्या कह रही है, समाजवादी क्या कह रही है, शिवसेना क्या कह रही है, आप उसके चक्कर में क्यों पड़े हो सकता है आज हवा तुम्हारी है, लेकिन आने वाली आंधी इंडिया गठबंधन की होगी, ये याद रखिएगा। हवा इनकी है, बीजेपी वालों की हवा है। हो सकता है आज हवा उनकी हो, आपने कहा हवा, हमने कहा हो सकता है आज उनकी हवा हो, लेकिन आने वाली आंधी। अरे यार बीच में क्यों बोल रहे भाई, ये क्या बात है? ये संस्कार है क्या बीजेपी के? बता दीजिए। देखिए मैंने बोला हो सकता है वो जीतने के बाद सोच रहे हो कि आज उनकी आंधी है, लेकिन आप भूल गए आने वाला तूफान समाजवादियों का, इंडिया गठबंधन का होगा।
लेकिन सवाल आपको इस बात की कोई चिंता ही नहीं रहती कि कभी जनता की भी बात कर लें, जनता के मुद्दों की भी बात कर लें। जब भी बात करोगे, मुंह खोलोगे तो नफरत की राजनीति पे आओगे। मतलब आपका काम यही है कि जब भी देखो तब नए नए जख्म देते रहोगे और नफरत के मलहम से उसको भरते रहोगे। यही आपका काम रह गया है। आप विकास की राजनीति क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप युवाओं के ऊपर बात चर्चा करते? क्यों नहीं उनकी महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करते? क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे किया जाए उस पर चर्चा करते? क्यों नहीं चर्चा करते कि बच्चों की फीस कैसे कम हो? क्यों नहीं चर्चा करते कि उनका पेपर लीक कैसे कम हो? क्यों नहीं चर्चा करते महिलाओं पर अत्याचार कम कैसे हो? इस पर तो चर्चा नहीं करोगे। ये क्योंकि आपको सूट नहीं करता, सूट करता है नफरत की राजनीति, उसी में आप लगे रहते हो। अरे अच्छी बात है, आपने अभी साथी ने बताया कि मदरसों की अगर उनकी सैलरी बढ़ी है तो आपने बढ़ाया तो बताइए ना, डंके की चोट पे हमने बढ़ाया है। मिमिंग क्यों कर रहे हो? कोई कह रहा बढ़ाया है तो खुद से मिमिंग कर रहे हो। डंके की चोट पे बढ़ाइए कि हमने बढ़ाया है। वो बोलने के लिए उसके बोलने के लिए नहीं, उसके बोलने के लिए आपके चाचा प्रवक्ताओं को टीवी पे आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। नहीं, हमको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। नहीं, हमको एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना पड़ेगा। तो होना पड़ेगा तो फिर क्यों बोलते हो बटोगे तो कटोगे? ये किसने बोला बटोगे तो कटोगे? मैंने राजनीति करनी है आपको वोट के लिए राजनीति करना चाहते हो आप? अरे आप डंके की चोट पे बोलिए कि हिंदुस्तान पे जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार सभी धर्मों का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब ये मेरे बोलने से ही तय होगा क्या कि हिंदुस्तान पर अधिकार सभी का है बाई डिफॉल्ट? ये शिवम क्या के बोलने की आवश्यकता नहीं है भाई, सभी का अधिकार, सभी का अधिकार बोला अभी, सभी का अधिकार, सभी धर्मों का अधिकार। अभी आपकी पार्टी के संस्कार नहीं हो सकते, आपको बोलने देना पड़ेगा। आप बोल दो, नहीं, आपको बोलने देना पड़ेगा। रुकिए। अब ये आपके संस्कारों के प्रोफेसर का हाल देखिए। नहीं, बस इतना बोल दो कि इस संसाधन पे हिंदू का जितना अधिकार है उतना अधिकार मुसलमानों का बोल दो। मैं आपकी तरह नहीं बोलना चाहता, मेरी पार्टी भी चुनाव हार जाएगी भाई। आपके जैसा नहीं बोलना, मैं अपने जैसा बोलूंगा तभी तो जीत रहा है। अब इनको रोक दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि क्यों अखिलेश जी की बात करते हैं, क्यों इंडिया अलायंस की बात करते हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप ही के जितने भी सारे साथी हैं वो सब आपको गाली दे रहे हैं। अखिलेश यादव को चुनाव से पहले कहते थे कमलनाथ जी कि कौन अखिलेश हम उनके साथ जो है चुनाव नहीं लड़ रहे। कब की बात है? ये अभी जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए तभी बोला उन्होंने। कब हुआ था? अरे मध्य प्रदेश के चुनाव, प्लीज आप इनको रोकिए ना जरा। अब इसके बाद हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि होगा हमारा इनके साथ गठबंधन या होगा हमारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर इनका कोई लेना देना नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस जो है अहंकार की वजह से हारी है। अभी उद्धव शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस जो है अपने क्षेत्रीय दलों का ध्यान नहीं रखती, इस वजह से चुनाव हारी है। ये इनका गठबंधन नहीं है, वो आजकल एक टर्म चल रहा है सिचुएशनशिप। ये भाजपा के खिलाफ इनका सिचुएशनशिप चल रहा है। प्यार है नहीं है, कनेक्शन है नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ रहने का कमिटमेंट है नहीं है, सिचुएशनशिप समझते हैं। जल्दी आओ, बताओ क्या ये 10 सेकंड सिचुएशन बताओ, कौन बताएगा? आप बताइए। अगर हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं, अगर हमारी अच्छी बन रही है तो बन रही है उतने टाइम तक, बट कोई हम ऐसा कमिटमेंट लाइफ टाइम के लिए नहीं ले सकते। बस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हम वो कमिटमेंट होता है। नहीं, लेकिन कमिटमेंट नहीं। इंडिया अलायंस की परिभाषा सिचुएशनशिप से बच्चे भी जान गए। ये हाल है, इंडिया अलायंस की बात करोगे ये इनका हाल है। अब सिचुएशनशिप में जब एक दूसरे को गाली देंगे तो भाई आप हमारे विरोधी हैं, हम आपकी बात करेंगे। जब आप एक दूसरे के साथ कहेंगे हम चुनाव लड़ रहे हैं, फिर कहेंगे नहीं लड़ रहे हैं, फिर कहेंगे लड़ रहे हैं, फिर कहेंगे नहीं लड़ रहे हैं, तो हम तो बात करेंगे ना भाई। 10 सेकंड। अब मैं अंत में आपकी सिचुएशन ठीक चल रही है। एक सेकंड, अजित पवार के साथ हमारी तो अजित दादा बीच मीटिंग से उठ के चले गए। हम सिचुएशनशिप में नहीं, हम कमिटमेंट वाले लोग हैं, हम सिचुएशनशिप में बिलीव नहीं करते। ऑर्थोडॉक्स शिंदे जी के साथ बहुत शानदार सीट वीट सब मामला ठीक, बहुत शानदार निपट गया। 46 मराठवाड़ा विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। 62 विदर्भ की सीटों पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 15 तारीख को सर्वे लेकर आ रहे हैं। और वो दूसरे वाले, वो कांग्रेस वाले अभी मंथन में ही लगे हुए हैं कि हरियाणा में कैसे हारे। अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं बता देता। मौलानाओं की सैलरी इन्होंने घराने के लिए कहा है, बता देता क्यों हारे। फाइनेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया। अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं बता देता क्यों हारे हरियाणा। जवाब देता हूं। 10 सेकंड ले लूं। 10 सेकंड। ये इन्होंने कहा इंडिया गठबंधन में झगड़ा चल रहा। अच्छा बताइए, आप मेरी बात हो जाने तो आपने एक घर देखा जिसके घर में अगर 4 बच्चे हैं, अपने माँ बाप से अपनी बात अगर कहते हैं, कोई गलत होता है तो एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तो उसको झगड़ा कहते हैं। गठबंधन में एक दूसरे को बताते हैं क्या गलत क्या सही है। हमारे अंदर में मजबूत गठबंधन है, आपकी तरह मजबूर नहीं है। सुनो, मजबूर गठबंधन, मजबूर। आपके तो गठबंधन के नेता अपनी पार्टी की बात नहीं कर पाते, अपने गठबंधन की बात नहीं कर पाते। जेडीयू की बात नहीं करेगा, बीजेपी का करेगा, पासवान के नेता बीजेपी का करेगा। हमारे यहाँ मजबूत गठबंधन एक दूसरे की बात कह सकते हैं। आप ही के साथ कोई बात नहीं, इनको कह लेने दीजिए। देखिए, ये नौजवान साथी बैठे
हैं जानते हैं कि मजबूत कमरे में भी ऐसे ही रिलेशनशिप लड़ते हैं वही आपस होता में। है जिसमें थोड़ी वो अभी बहुत तो आपसे नोक-झोंक लड़ रहे हैं। चलती रहती है। हमसे लड़ रहे हैं। वो रिलेशनशिप सबसे खराब होता है जहां पर सीधे कट टू कट हो जाए। अब जैसे हमारे शिवम त्यागी जी हैं, आप बताइए जेजेपी से इनका गठबंधन था, पिछली बार जब हरियाणा में इनकी सरकार थी तो जेजेपी की वजह से बनी, इस बार इन्होंने उनके साथ चुनाव भी नहीं लड़ा और उनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि वो एक सीट नहीं जीत पाया, पूरा उनको खत्म कर दिया। ये रिलेशनशिप बेहतर है या हमारा वाला बेहतर है जहां ठीक पर है, थोड़ी बहुत बसंत जी नोक-झोंक बोल के रहे हैं साथ तो फिर वो बोल नहीं लगातार बात पाएंगे। बनती रहती है। क्या ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है या फिर जो गठबंधन के साथी हैं वो बीजेपी को मजबूर कर रहे हैं कि आप ऐसे फैसले लीजिए? माना जा रहा है अजित दादा का हाथ है इस फैसले के पीछे कि मदरसा में शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई जाए। बीजेपी को यह एहसास है कि महाराष्ट्र अकेले सिर्फ हिंदू पॉलिटिक्स करके जीतना मुश्किल होगा क्योंकि वहां शिवसेना यूबीटी भी है। अंजना जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अनिल भाई ने अपनी बात नवरात्रि की बधाई देकर शुरू करी। बाहर में अनुराग जी से बात कर रहा था, बड़े खुश थे कि कल रामलीला अटेंड करके आए हैं। योगी जी ने कहा कटोगे तो बटोगे, तो सीख घर घर तक पहुंची, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए योगी जी तो अब भाई नवरात्र हिंदू कब से मना रहे हैं? अच्छी बात ये आपका नया हिंदुत्व है जहां पर हिंदुत्व आपने सिखाया है। कुलघाट आ जाए मतलब बात घर तक पहुंच गई। नहीं वो बताएंगे ग्रामीण नवरात्र हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कौन है भैया, कौन है? 2014 के बाद से आप लोगों को ये बनाएंगे, जनता को समझ में आ रहेंगे तो कैसे चलेगा? अभी ये लोग संस्कार के प्रोफेसर थे थोड़ी देर पहले, इनसे पूछ ले जाए गोरखपुर बता नहीं पाएंगे, हमें बता रहे हैं गोरखपुर। अभी थोड़ी देर पहले संस्कार की प्रोफेसरी कर रहे थे। अभी देखिए प्रोफेसर साहब को देखिए, संस्कार के प्रोफेसर थे, अभी संस्कार सिखा रहे थे। जाए रामलीला जाएंगे या नवरात्र पास रखेंगे, आपको अच्छा बताएंगे। हो गया आपका, हो गया इधर हो गया, उधर नहीं, आगे डिबेट में बढ़ते हैं। आपके ऊपर डिबेट थोड़ी है कि गए कि नहीं गए रामलीला। तो वही तो बोल रहे हैं, हम कब कह रहे हैं मेरे ऊपर डिबेट? थोड़ा सा चुप करा दिए। देखिए, अब जितनी भी छोटी पार्टियां देखिए पूरे भारत में, वो दो तरह से निकली हैं। एक तो वो जेपी मूवमेंट से निकली है। जेपी मूवमेंट क्या था? वो पूरा एंटी कांग्रेस मूवमेंट था। मतलब लालू प्रसाद यादव ने तो अपनी बेटी का नाम मीसा, आपको पता है क्यों रखा? क्योंकि लॉ था, जिसे मुझे याद रहे। दूसरी पार्टियां निकली जिनको गांधी परिवार से दिक्कत थी, जैसे टीएमसी निकली, जैसे एनसीपी निकली, जैसे वाईएसआर कांग्रेस निकली। अब ये लोग बने केवल एंटी कांग्रेस के लिए थे, लेकिन अब इनका फॉर्मूला था दो। कांग्रेस ने सबको फॉर्मूला सिखा दिया, मुस्लिम का अपीजमेंट करो, कोई एक जाति पकड़ लो, दोनों को मिला के चुनाव लड़ना है। अब क्या है, जो जैसे ही मुस्लिम वोट पे दिक्कत आई, अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में यह है कि कांग्रेस कह रही है मुस्लिम वोट हमारे चक्कर में मिला, ये कह रहे हैं मुस्लिम वोट हमारे चक्कर में मिला। कौन कह रहा है? तो अब इनके सीटें मिलना मुश्किल है। कांग्रेस ने कह दिया हम तो 5 सीटें लड़ेंगे, ये कह रहे हैं हम तो आपको 2 सीटें ज्यादा अननेचुरल गठबंधन था। आज तक में रिपोर्टेड है जी, आज तक में रिपोर्टेड है। आज तक में बताइए कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ना हम डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको क्यों बताएं? हमें लड़ना है ना, हम अपने हिसाब से बताएंगे भाई। बताना रहता तब मीडिया की बड़ी जरूरत पड़ती है, मीडिया पे आके भाषण देना है, और जब सवाल पूछे तो आप अरे हर पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है अपने हिसाब से। आपकी पार्टी को तय करना है। आप जाने बच्चों के सवाल कितने, हाथ उठाइए जल्दी से, मैं एक एक करके बुला रही हूँ। धीरे से आप दोनों सिर्फ आइए, अभी सिर्फ दोनों छोटे मेरा नाम आरजू यादव है। मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में 29 सीट आई है बीजेपी की और हरियाणा में 48। तो जयराम रमेश जी ने बोला कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है और मशीन की डेमोक्रेसी की हार हुई है, मशीन की जीत हुई है। वहीं पवन खेरा जी कह रहे हैं कि ईवीएम की बैटरी परसेंटेज जहां पे 99 है, सिर्फ वहां पे बीजेपी सरकार जीती है। तो अगर सिर्फ ईवीएम में क्या बोलते चेंजेस करने इतने आसान होते तो फिर जम्मू कश्मीर में भी तो जीत सकती थी बीजेपी। अनिल यादव जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल क्या सही कहा बात। उन्होंने? लोकतंत्र की हार और तंत्र की जीत, जरा समझाइए। देखिए होता क्या है कि अगर चुनावी प्रक्रिया में यदि कुछ % लोगों को भी उसके प्रक्रिया पर शक है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके डाउट क्लियर करने चाहिए? आप मुझे बताइए, हम तो तथ्यों के साथ गए हैं वहां पर। 20 सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जिन पर 1% बैटरी खर्च हुई है। मैं मोबाइल लेके आया हूं ना, घर से पूरा चार्ज करके लाया हूं। अभी यहां तक आते नहीं, बीच में मत बोलिए, ये गलत बात है। आप ये सोचिए कि यहां तक आते 20-30% बैटरी खत्म हो गई है। एक ईवीएम मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक उसमें वोटिंग होती है, उसके बाद 3 दिन तक वो रखी जाती है स्ट्रॉन्ग रूम में। उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो क्या उसकी 1% बैटरी कम होगी? अगर हम इस पे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो दाढ़ी भी दिख रही है और चोर भी दिख रहा है। बच्ची ने आपसे सवाल पूछा, बच्ची ने आपसे पूछा। देखिए, परसेप्शन की लड़ाई आपको लड़नी होगी। जी। अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर घपला कर दिया, जहां जहां आप हारते हैं वहां घपला हो जाता है, बैटरी 90%, 99%। हाँ, जवाब मैं दे रहा हूं आराम से आप ही का सवाल जी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर आया तो वाह वाह बहुत अच्छा।
बैटरी ठीक कल मैं हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रही थी। जब वो सीएम बने तो सब ईवीएम ठीक था, वहां नहीं कर सकते थे। इस प्रश्न का आपके पास क्या जवाब है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना लें, देश में सरकार बना लें, उसके बाद भी जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ईवीएम पे जांच बैठाएंगे, जो जो डाउट्स है उनको क्लियर करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आपकी प्रक्रिया पे सवाल उठ गया तो लोकतंत्र का है भैया, तो जिस तरीके से मैनेज कर लेंगे, लूट लेंगे हमारी वोटों को। ईवीएम से ही संबंधित है। आप पिछले कुछ चुनाव देखिए, आप 2024 का ही लोकसभा चुनाव देखिए, आप 99 सीट पे आए। आप हिमाचल का देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, वहां सब जगह आप एक सवाल नहीं उठाते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं कि सब कुछ सही, ठीक है। जैसे ही जहां पे आप हारते हैं, वो दिन कब आएगा जब आप अपनी हार को मानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, जनता का ये निर्णय है, हमको हार मिली है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, सर जैसे ही रिजल्ट आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, और हाँ सर, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं। अरे बच्चा, इसको बोलने दीजिए, अरे सवाल ही पूछ रहा है, उसके मन में भरा हुआ है, पूछने दीजिए। ये सवाल खत्म हो गया, सवाल एग्जैक्टली हो गया, अरे होगा, बिल्कुल होगा। आप समझ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ सर, आप समझ गए ना कि हार को स्वीकारना चाहिए। चुनाव न जीत जाते। इन्होंने कहा, देखिए मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा, अरे सुन लो, इन्होंने कहा कि आप यहाँ जीतते हैं, यहाँ सवाल नहीं उठाते, वहां जीतते हैं, वहां सवाल नहीं उठाते। देखिए एक बात सुनिए, जब कोई हेरा फेरी करता है ना, जब कोई चोर गले से पैसा चुराता है ना, तो मालिक यानी कि जनता, और चोर जो हमारे लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, वो कैसा पैसा निकालता, थोड़ा सा निकालता, जिससे मालिक को शक ना हो। अगर ये सारे एक साथ निकाल लेंगे तो ये जनता आ जाएगी ना, वहां पर पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी, जूते टंडे सब लेके। तो ये बड़े स्मार्टली ये काम करते हैं। आप देख रहे हैं, चोरी का एक्सपीरियंस बराबर है आदमी को, क्योंकि कांग्रेस से हमारे साथ थोड़ी है भैया। अरे जिसके साथ चोरी होगी वही तो बताएगा, थोड़ा निकालना है, ज्यादा निकालना है, हल्का निकालना है, कम निकालना है। दूसरा, अरे भाई इतना ही बैटरी का ज्ञान था तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते, काहे पॉलिटिशियन बन गए? गजब बात हो गई है। देखिए, मतलब इतनी सीरियस बात को किस तरीके से मजाक में उड़ा रहे हैं। मुझे लोकतंत्र की चोरी हो रही है, लेकिन वो लफ्ज़बाजी कर रहे हैं। कहते क्यों नहीं है कि भाई हाँ, अगर गलती है तो उसकी जांच कराएंगे। नहीं, आपने एमए किससे किया? पॉलिटिकल साइंस से किया? अरे एमए किससे किया? सुनो, मैं किसी पर अनुराग जी प्लीज एड्रेस मी। आप सारा सवाल हम लोग उठाते रहेंगे। नहीं, सारा सवाल हम पे उठाएंगे और हम सीरियस सवाल पूछेंगे तो आप करें, मुझे पूछेंगे, वो सवाल हम पे उठा रहे हैं ना। जब बच्चे पूछेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, प्लीज। और उन्होंने तो बीच में नहीं पूछ रहे, तब भी पूछा गया है। हाँ, तो अब जब पूछा जवाब दे रहे हैं। पूछा कहाँ, बताइए। मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे एड्रेस कीजिए। शुक्र मानिए हमारी सरकार है, तभी आपको सवाल पूछने से रोक रहे हैं। इनकी सरकार होती तो बाहर जाते ही उठा लेते, इतना बुरा हाल था इनकी सरकार का। पॉइंट पर आता हूँ, लेकिन ये किसी भी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो प्रश्न पूछ सकता है। बच्चों का अधिकार, चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। बच्चों का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, उसका भी हनन कर रहे हैं। मुझे लगता है सबको सवाल पूछने का अधिकार है, सब पूछे। लेकिन अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा ना, बार बार रोने धोने, एक तो मैं किसी और पर एग्जांपल नहीं दे सकता, अंजना जी पर भी नहीं दे सकता। जैसे मैं स्कूल जाता ना, तो अपने जमाने में बड़ा रोंदू बच्चा था मैं, स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था मेरा। ये वही वाले लोग हैं, चुनाव हारते ही रोना शुरू कर देते हैं। अरे रुको भाई, इतनी जगह जीतते हो, जब जम्मू कश्मीर में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, जब तेलंगाना में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, हिमाचल में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, जैसे ही चुनाव हारते हैं रोना शुरू कर देते हैं। रुको भाई, किसी पर तो विश्वास करो। बच्चा सवाल पूछे, विश्वास नहीं, ईवीएम में वोट निकले, विश्वास नहीं, चुनाव हो विश्वास तो अल्टीमेटली करना पड़ेगा। अब इनके लिए कहां से लाए बताइए? इलेक्शन कमीशन किसी विदेश का जाएगा? उनको भी मौका दीजिए, वो चुप रहते हैं, इसका क्या मतलब? 10 सेकंड के बाद सारा मौका दे दीजिएगा। लिटमस टेस्ट अभी हो जाए। आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया कि जब जब कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट होती है, कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद शिवसेना यूबीटी, मैं कोट कर रही हूं, मैं हवाई बात नहीं कर रही हूं। आपके ही सामना में ये सीधा लिखा गया, जीती हुई बाजी कैसे हारना है ये कांग्रेस से सीखिए। तो क्या आप लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, चुनाव ठीक तरीके से हुए हैं? तभी तो आपने ये टिप्पणी दी होगी, नहीं तो आप लोग भी पहुंचते चुनाव आयोग। बिल्कुल, देखिए फेयर इलेक्शन हुआ है। मैं इलेक्शन को फेयर कह सकता हूँ, वो ईवीएम पे हम सवाल नहीं, आप या तो कह दीजिए या कहिए। देखिए जो प्रश्न हमारी पार्टी ने उठाया वो बिल्कुल वाजिब उठाया। जिस तरह से हरियाणा में हारे, अगर उस वक्त गठबंधन सही तरीके से किया गया होता तो शायद एक जीती हुई बाजी ना हारते। तो कांग्रेस ने जिस तरह से हरियाणा में जीती हुई बाजी को हारा है वो बिल्कुल सही बात है, और महाराष्ट्र में ऐसा ना हो, इसीलिए हम उस बात को चिता रहे हैं कि गठबंधन किस तरह से होना चाहिए था अपने साथियों से। क्योंकि बहुत सी सीटें तो ऐसी महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा में, जहां बहुत कम मार्जिन से हमारी पार्टी कांग्रेस हारी। तो इसीलिए सवाल उठाया कि जो थोड़ा सा
कई बार होता क्या है कि हमें जब चुनाव की पूरी जानकारी नहीं होती कई बार, क्योंकि देखिए उद्धव सेना जी जो ये शिवसेना जी वाले जो है ये हमारे हरियाणा में तो नहीं है, तो मैं इनको फैक्ट्स पे कुछ बता देता हूँ। देखिए हम हरियाणा में नाव बेसिस है, लेकिन हमें हरियाणा का ज्ञान तो है, हम देश की नॉलेज तो रखते हैं कि कहां पर क्या दिक्कत है। आपकी बात कर रहा हूं, सुनिए, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि 9 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी से कम जरूर है, लेकिन परसेंटेज विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि हर मुद्दे को गलती कहा जाए। ऐसी है जहां पर वो 1% जो ईवीएम जो है सिर्फ 1% यूज हुआ है, 99% पूरी बैटरी में नहीं है। 70 सीटें ऐसी है जहां पर 70% ईवीएम यूज हो गई, तो हमारा सवाल उठाना लाजमी है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सहयोगियों से मदद ले लेते, देखो बिल्कुल सही बात है, मदद हो जाती है, अच्छी बात है, लेकिन हमारी सहयोगी आम आदमी पार्टी सही तरीके से गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, तो सही तरीके से हम जीते ना। 10 seconds on this, just 10 seconds. इन्होंने कहा कि हमारी परसेंटेज जितना हो जाती तो हम ऐसे कर लेते, हम हो जाता तो ऐसे। अरे मेरी दादी को अगर मूछे होती तो मैं उसको दादा कहता, लेकिन ऐसा होना नहीं है ना भाई, इम्प्रैक्टिकल बात। अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जम्मू कश्मीर में हमारा जो वोट शेयर है वो 2% नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा है। सीटें हमारी 13 कम है, उनसे इससे कोई लॉजिक नहीं है भाई। और हरियाणा में 19 सीटें हैं कि 5,000 से कम का डिफरेंस होता है, उसमें से 10 जीते 7 को जीते, ऐसा नहीं है। देखिए कमाल की बात, इतना तेज तेज झूठ चिल्लाने से थोड़ी हो जाएगा। अब हमने बोला था हम उत्तर प्रदेश के अंदर में 43 सीटें जीत के आए थे, तब भी हमने कहा था, तब भी खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर में बोला ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। जब जनता को भरोसा नहीं है तो हमें भी भरोसा नहीं है। आपके दाढ़ी में तिनका क्यों है? आप ईवीएम के सपोर्ट में क्यों रहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि नहीं इस पे इंक्वायरी हो जाए एक बार? आप इतना खुश क्यों होते जरा बता दीजिए, जब हम जीतने के बाद भी कह रहे हैं। अभी बच्ची ने सवाल पूछा था, मैंने कहा जीतने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए। आप क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके कहीं 60 होगी तब नहीं बोलना चाहते ना। छोटा सा जवाब, पॉलिटिकल पार्टी जितने भी सारे इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स है ना, इन सबको बुलाया था, चुनाव आयोग ने भी बुलाया था, ईवीएम को हैक करके दिखा दो, कोई नहीं पहुंचा, एक आदमी नहीं पहुंचा। जानकारी है कुछ नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। इशू है, बताइए गठबंधन से है कि जब आपकी सरकार नहीं बन रही होती है तो आप गठबंधन कर लेते हैं। हरियाणा में आपको लगा कि आप अकेले सरकार बना सकते हैं, जैसे कांग्रेस है तो उन्होंने सोचा कि मेरी अकेले सरकार बन सकती है, जाटों को लेके हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार नहीं बनी। अब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर थोप दिए कि नहीं हुआ। अगर आप गठबंधन में रहते तो आपकी सरकार बनती, तो क्या आप यही चीज कहते? देखिए इसको एक फीडबैक की तरफ लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक महाराष्ट्र के इर्द गिर्द रखा था, लेकिन जितने बच्चे आ रहे हैं वो इस बात से नाराज हैं। मतलब आपका रिजल्ट्स को एक्सेप्ट ना करना एक इशू बन रहा है, इसकी गंभीरता को आप समझ रहे हैं? देखिए मुझे लगता है मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि भाई आपको गठबंधन करना चाहिए था। देखिए मैं आपको इंडिया गठबंधन को समझना पड़ेगा। हमारा जो ध्येय है वो ये नहीं है कि हम सरकार बना ले कहीं पे जाके। हमारा ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे लोकतंत्र को खतरे में ला रखी है, जो हमारे संस्थानों को दिन प्रतिदिन मार रही है, इसको कैसे हटाया जाए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि समाजवादी कहीं कितनी सीटें लड़ेगी या आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो लड़े वो हरा दे भारतीय जनता पार्टी। खुद अखिलेश जी ने भी कहा था, समाजवादी पार्टी से जब हमारा गठबंधन की बातें चल रही थी, खुद अखिलेश जी ने ये बात कही कि मेरे लिए सीटें इंपॉर्टेंट नहीं है, हरियाणा में मैं चाहता हूं कि हमारा जितना समर्थन है आप लीजिए और हराइए। महाराष्ट्र में चुनाव होना है, महाराष्ट्र वाले आपने देखे ना, उन्होंने कह रहे हैं कि आपको सबक सीखना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर कुछ जो हमारे अंजना जी अच्छी बात है ना कि उनसे बात कह पा रहे हैं। उनके तो गठबंधन आपस में डर के मारे बात ही नहीं कर पाते। जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार वाले गठबंधन है इनका। मेरी बात पूरी हो जाए अंजना जी, अगर बात पूरी नहीं होगी तो अरे इतना सबसे ज्यादा तो तुम ही बोलो, फिर इंतजार। ये बताइए, सुनिए हरियाणा में आप गठबंधन इनका कैसा होता है? हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन किया, पार्टी खत्म हो गई। कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, पार्टी खत्म हो गई। शिवसेना के साथ गठबंधन किया था, महाराष्ट्र में 2 भागों में बांट दिया। उसके बाद एनसीपी के साथ गठबंधन किया था, 2 भागों में बांट दिया। अब टीडीपी के साथ है, जेडीयू के कंधे पे सवार बैठे हैं। जेडीयू को कई बार इनको छोड़ चुके, उनको छोड़ चुके, कहते कभी इंटी जेडीयू की हम लेंगे नहीं। सत्ता बनाने के बाद आप उनके कंधे पे जाकर सवार हो गए। सवाल है कि आप तो पार्टी खत्म कर देते हो या तोड़ देते हो। हमारे यहाँ तो आपस में बात होती है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते हैं, कहाँ क्या कमी है। इंसान को सीखना चाहिए। हाँ, क्या? जितनी भी उम्र है तब तक सीखना चाहिए, लेकिन अगर राहुल गांधी और 4-5 साल सीखते रहे तो उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। भाई क्या बात कर रहे हो, सीखते ही रहोगे। 52 चुनाव हो गए और कितना सीखना है भाई? ये इतना मौका किसी को भी मिल जाए, वो भी सुपरस्टार बन जाएगा। पार्टी 3-3 बार जीत रही है, बात नहीं कर सकते। दूसरा
एक और चीज, हमारे साथ हमारे जितने भी सहयोगी हैं, अच्छा, जनता की बात हम जिस भी चुनाव में जा रहे हैं सब जगह साथ जा रहे हैं। हाँ, आपस में मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन हम उसको रिजॉल्व कर आगे बढ़ते हैं। आपके साथ दिक्कत है, आप जिस भी चुनाव में जाते हैं अलग जाते हैं, लड़ते हैं, आपस में नाइटबाजी करते हैं। अभी जैसे कि दिल्ली के चुनाव की बात हुई, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम इनके साथ नहीं जाना चाहते क्योंकि हम अकेले राजभर जी को कितनी सीटें दे रहे हो बता दो। एक सेकंड, जेजेपी दुष्यंत चौटाला का तो आपने गजब इस्तेमाल किया ना। 4.5 साल सरकार चलाई, चुनाव के एंड पहले उनको बाहर का रास्ता दिखाया, बेचारे खत्म ही हो गए। ब्रेकअप हुआ, सिचुएशनशिप नहीं थी, ब्रेकअप क्या करें अब वो हमारा इनका वाला ब्रेकअप आपस में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो संवाद था, वो नहीं स्थापित हो पाया। हमने कोशिश की, लेकिन इनका सिचुएशन नहीं, ये तो इस्तेमाल करते हैं। हमारा तो सिर्फ इतना अच्छा, आपने क्या किया फिर उसका? हमने संवाद करने की कोशिश की, सीटों पर बात नहीं बनी, ग्रेसफुली हमने चुनाव लड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज साथ में है, कल खिलाफ है, फिर साथ में है, फिर खिलाफ है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। दोनों यही तो कर रहे हो। जेडीयू के साथ क्या था, इनसे पूछे जेडीयू के साथ इन्होंने क्या किया था? बिहार में क्या कर रहे थे आप? जेडीयू के साथ कौन सा खेल खेल रहे थे? मैं बोलूं? हाँ। क्योंकि नीतीश जी को लगता है कि उनका हमारा स्टैटिक अलायंस सबसे बेहतर हमारे ही साथ चलता है। फिर हमारे साथ नहीं, कितनी बार मिले हैं, बिछड़े हैं? नहीं, कभी कभी प्रेम में भूल हो जाती है, ऐसी बात नहीं, उनते हो गए तो हो सकता है। कौन सा प्रेम है? डीएनए तक पे सवाल उठा दिया था। ये कौन सा प्रेम है? अरे नीतीश बाबू में ऐसा क्या है? कोई प्रवक्ता तो डिकोड कर दे, क्या है नीतीश बाबू? नेट वाला है, नेट वाला। मैं कहता हूं ना, हमारा स्टैटिक अलायंस है। नीतीश जी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार चल सकती है, और हमें भी ऐसा ही लगता है। बीच में हो जाता है, सर यहाँ पे जब हार एक्सेप्ट करने पर बात हुई कि हार एक्सेप्ट नहीं करी जाती, तो आपने बोला कि सवाल बहुत लंबा है और आप यहाँ आ जाइए। दरअसल सवाल लंबा नहीं था, हारने के बाद आपके बहाने इतने लंबे होते हैं, इसलिए वो सवाल ऐसा था। और सवाल बस इतना सा है, आपने बोला कि राहुल गांधी अब सीख रहे हैं, और आपने बोला कि आपने इतना अच्छा सवाल करा कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भाजपा क्यों नहीं बात करती। यही सवाल मेरा है, राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती कराते हैं, तो उन्हें सिखा कौन रहा है, और वहां पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं? मेरा सवाल ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं लोगों से है कि जो जैसे वहां पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पे घोषणा कर दी, ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस से कोई मंथन अभी तक नहीं की। उसी तरह से ये कांग्रेस को बताया जा रहा है संजय राउत द्वारा वहां से कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी और वहां का उनका सिस्टम ठीक है, तभी वो जीत पा रही है। तो मेरा आप लोग से सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रही है अभी? ठीक है, एक साथ एक दो सवाल इधर भी पूछ लीजिए। अभी तो इधर नहीं है कोई सवाल इधर ही है। अनुराग जी से आप उनसे उनकी सीटें पूछ रहे हैं, आप बताइए आप यूपी बाईपोल इलेक्शन में कितनी सीटें दे रहे हो कांग्रेस को? बता रहा हूँ हारने के बाद। मेरा नाम आर्यन मिर्जा और सवाल अनिल जी से है कि जब भूपेंद्र जी को कल कांग्रेस ऑफिस में बुलाया गया मीटिंग में, और सारा ब्लेम गेम चलाया गया, राहुल गांधी जी ने ब्लेम गेम चलाया भूपेंद्र हुड्डा जी पे कि सरकार जो है हुड्डा जी की नहीं बनी, तो क्या गोहाना की जलेबी सुहाई नहीं, या फिर ये ब्लेम गेम की वजह है कि दहन हो चुका है कांग्रेस पार्टी? सोच ही रहे थे कि जलेबी कब एंट्री मारेगी डिबेट में। चलिए आप लोग चारों बैठिए, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, सारे प्रश्न आप ही के लिए। देखिए, पहले तो मेरे साथी ने कहा कि बाहर जाते हैं तो बेइज्जती कराते हैं। ये जो व्हाट्सएप की दुनिया है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर राहुल गांधी ने क्या कहा, रोजगार पर बात करी कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और किस तरीके से इनको रोजगार दिया जाए। और जहां तक देश की बात है, तो आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था बाहर देश पे दूसरे विदेश में जाके कहा था कि 2014 से पहले हमें शर्म आती थी कि इंडिया में पैदा होने पे हमें शर्म आती थी। तो बेइज्जती कराना ये होता है। लेकिन आप फैक्ट्स की बात करते हैं, अगर हमारे देश में कोई कमी है और हम उसे बाहर भी कह रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सारी इंफॉर्मेशन यहां की वहां जाती ही जाती है। दूसरा, मेरी बहन ने कहा कि भाई आपसे सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। मेरी बहन, यही तो लोकतंत्र है कि जब आपको कोई चीज ना समझ आए तो आप सवाल उठा सको। अगर कोई हमसे सवाल ना पूछ पाए तो तानाशाही होगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। आज इनका कोई सहयोगी बोल पा रहा है, ये खत्म कर देते हैं जड़ से। आपने जेजेपी का एग्जांपल देखा, जेडीयू का देखा, शिवसेना देख लीजिए, इनकी पार्टी तोड़ दी। भाई आप देख लीजिए ना, आप बिहार में देख लीजिए, जिस नीतीश जी को जेडीयू वाले साथ खड़े हैं, फिर सरकार चला रहे हैं इनकी। हाँ, तो ये देखिए ना कि कल तक उसके डीएनए पे सवाल उठा रहे थे। हम लोग तो देख ही रहे हैं, क्या करना है, इनका कोई दीन-ईमान नहीं है, इनकी सिर्फ सत्ता ईमान है। देखिए, उन्होंने बोला कि आप कितनी सीटें देने वाले हो। हमने तो 10 में से 6 सीटें डिक्लेयर कर दी। लेकिन उनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी से अपना दल को कितनी सीटें देने वाले हैं, निषाद पार्टी को कितनी सीटें देने वाले हैं, राजभर जी को कितनी सीटें देंगे, क्यों नहीं पूछा? प्रभु, आप सवाल पूछ के गए थे, उनसे ही पूछे थे कितनी सवाल सीटें। हम तो 4 सीटें बची, उनमें उनको मिलेंगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इंडिया गठबंधन मजबूत उन्हें मिलेंगी। वो कितनी देंगे अभी बता के जाए, बताए कितनी देंगे, कितनी सीटों पर लड़ोगे बताइए। हम कितनी भी इधर नहीं सवाल, हम कितनी भी सीटें देंगे, लेकिन ये गारंटी है घर का झगड़ा बाहर सड़क पर नहीं आएगा। घर में ही बैठेंगे, घर में ही बात करेंगे, घर
घर में रिजॉल्व करेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। ये इस बात की गारंटी दे दे कि इनकी लड़ाई झगड़े नहीं होने वाले, नहीं होने वाले, अभी हो जाने वाले, अभी चल रहे हैं ऑलरेडी। रोजाना तो बाइट हो रही है हरियाणा के बाद, रोजाना तो बाइट हो रही है। 10 की 10 सीटें गारंटी बोल रहे हैं। आप बताइए कौन सी सीट जीतेंगे, एक नाम बता दो सीट का। देखिए अभी अब यही दिक्कत है, जितने प्रवक्ता आते हैं सब नॉर्थ इंडिया के रह जाते हैं, महाराष्ट्र पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। जरा महाराष्ट्र पर भी तो चर्चा मामला सब ठीक है। गठबंधन महाराष्ट्र में अंजना जी जीत रहा है, वो पूरी तरह हार रहे हैं। जीत तो आप लोग एक सेकंड, हरियाणा में भी जीत रहे हैं। बताइए कितने परसेंट, हमारे 40% वोट आए ना वहाँ पे। महाराष्ट्र से भी बताइए, वोट परसेंटेज की बात नहीं है ना। अरे वैसे तो जम्मू कश्मीर में उनका भी वोट है, सीट में वो जीते, वोट में हम जीते, बराबर टाई हो गया। कश्मीर में अच्छा एक काम करते हैं अंजना जी, ऐसा करते हैं, भगवान हर बार हमें सीटें देकर मुख्यमंत्री बनाता रहे, इनको वोट ज्यादा देता रहे, हमें नहीं चाहिए। याद रखो, गजब बात हो गई। नहीं वोट शेयर ज्यादा आया है हमारा, खुश होते रहिए इसी में। मैं कह रहा हूँ हमारा 2.5% वोट शेयर ज्यादा है। मुझे सत्ता से मतलब है, ये इनकी मानसिकता, इनको सत्ता चाहिए, आपका साथ ये नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी ने भी जो एक सेकंड मीटिंग से खबर आई वो यही आई कि राहुल जी ने भी कहा है कि जो निजी हित था उसको पार्टी हित से ऊपर रखा गया। जाहिर तौर पर उनका इशारा दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की लड़ाई पर था। देखिए जो लड़ाई वाला मामला चल रहा है ना, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। जनता वही सवाल बार बार पूछ रही है, तो इसको कैसे सलटाइए? आपसी बातचीत है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये आपसी बातचीत है। और आपसी बातचीत में हम इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पक्ष ये है, और हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा पक्ष है और इस वजह से हरियाणा में आ रहे हैं। शिवसेना का पक्ष क्या क्या है, क्या चाहिए शिवसेना को? शिवसेना को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और दूसरी हमारी वो चाहिए, क्या कहते हैं, हमारे लाइन्स की हमारी सीट से क्लियर है, मामला क्लियर है, मामला क्लियर है, हमारा शुरू से क्लियर रहा, हमेशा से ही। अगर बीजेपी से हमारा गठबंधन टूटा तो सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कुर्सी तो थी, क्योंकि बाला साहब कुर्सी के लिए खाली आपने महाराष्ट्र की जनता को छोड़ दिया। कुर्सी के साथ साथ जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो उनके काम की तारीफ प्रधानमंत्री साहब ने भी की थी, उनके काम की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी की थी। और महाराष्ट्र की जनता ने कोविड में जिस तरह से उन्होंने काम किया, महाराष्ट्र की जनता ने पूरे देश ने देखा कि इस तरह से उन्होंने कोविड में काम किया। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।